ठीक। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है नाम सर। है? कैसे हैं सर? सब बढ़िया एकदम। हो गया? तो सर शुरू करें? एकदम शुरू कीजिए। कैसे पता चला इंटरव्यू के बारे में? इंटरव्यू के बारे में हमारे साथियों ने, हमारे सहयोगी ने बताया और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके साथ इंटरव्यू हम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हम लोग बहुत सारी बातों को आज करेंगे और किस तरीके से हम समाज को आगे ले जाएं, इन विचारों पे चर्चा करेंगे। क्या बताया गया, क्या सवाल होंगे आज के इंटरव्यू में? सवाल तो मुझे बताया गया, लेकिन मैंने सवाल जो है मैंने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा जो है सीधे, मतलब जो इसको कहते हैं ना कि नेचुरली सारी चीज़ें आनी चाहिए। हाँ। तो ना हमें सवाल पता है, ना सवालों के जवाब पता है। जो आप सवाल पूछेंगे यकीनन उन सवालों का ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अभी आप अपने मतलब ये आवास है आपका, अभी हम लोग जहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आवास है आपका, और आप कुछ लोगों से भेंट कर रहे थे, तो कैसे क्या रूटीन रहता है ऐसे? देखिए, ये आवास है हमारा, और आवास में मैंने एक ये जो आप देख सकते हैं कैंप कार्यालय बनाया है, क्योंकि हमारा जो सरकारी ऑफिस है वो विधानसभा सचिवालय में है। तो वहाँ बहुत फ्रीक्वेंट मूवमेंट नहीं हो पाता, बहुत लोगों को जाने में दिक्कतें वहाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ पास बनाना और तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं लोगों की सहूलियत के लिए हमने एक कैंप कार्यालय बनाया, जहाँ लोग सीधे बिना कोई पर्ची के, बिना कोई अपॉइंटमेंट के सीधे आ सकते हैं, यहाँ मिल सकते हैं। और मेनली हफ्ते में हम 3 दिन मिलते हैं लखनऊ में, चूँकि गृह जनपद बलिया भी जाना होता है, क्षेत्र में और भी प्रदेश में जगहों पे भी डिपार्टमेंट के काम से और संगठन के काम से जाना होता है। लेकिन लखनऊ बेसिकली 3 दिन हम रहते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 10 बजे से 1 बजे तक हम यहाँ पे हम मिलते हैं। और जितने भी हमारे सम्मानित लोग प्रदेश के अलग अलग जगहों से आते हैं, हमारे जनपद से आते हैं, उन सब से मुलाकात होती है, और जो भी उनकी परेशानियाँ, जो भी समस्याएं होती हैं, उन परेशानियों को, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं। तो सर ये इंटरव्यू जो है वो थोड़ा अलग होने वाला है, और जैसे ये कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे तो हैं लेकिन ये कैमरे नहीं है, ये वो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, और हम दोनों की जो बातचीत है वो जो दर्शक हैं उसका मूल्यांकन करेंगे और बताएंगे कि क्या है, क्या सही था, क्या गलत था। तो मतलब आपने अपने आवास में ही कार्यालय बना लिया है जी। और क्या रूटीन रहता है आपका अपने आवास से? देखिए, रूटीन की अगर बात की जाए तो सुबह उठते हैं हम 6 बजे उठे, 6:30 बजे उठे, क्योंकि रात में हम लोग 12-1 बजे तक सोते हैं, लेट नाइट हो ही जाता है अक्सर। उसके पीछे का भी कारण बताऊंगा मैं। तो 6-6:30 बजे उठा आदमी, फिर थोड़ा वॉक पे गया या कुछ स्पोर्ट्स में 1 घंटे एक्टिविटी में रहा। क्या खेलते हैं आप? हम लोग कुछ भी खेल लेते हैं जो सामने दिख जाता है। क्रिकेट खेल लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अक्सर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अपने क्रिकेट के लिए बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, तो रनिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, कोई भी एक हम गेम हम लोग खेल लेते हैं अक्सर। उसके बाद जो है डेली रूटीन से फारिग होके हम लोग 8 बजे जो है वो बैठ जाते हैं यहाँ पे, और 8 बजे से अपने कैंप कार्यालय? हाँ, कैंप कार्यालय पे, और 8 बजे से 1 बजे तक बेसिकली हम लोग बैठते हैं। ऑफिस में क्या वर्क रहता है? 1 बजे के बाद हम लोग ऑफिस जाते हैं, और डिपार्टमेंट्स के काम और जितनी भी एप्लीकेशंस यहाँ कैंप कार्यालय पे आती हैं वो ऑफिस लेके जाते हैं, और संबंधित जिस जनपद का भी वो मैटर रहता है उस जनपद के संबंधित अधिकारियों को जो भी आवश्यक दिशा निर्देश देने होते हैं वो उन लेटर्स के माध्यम से दिशा निर्देश भी देने का काम करते हैं। और उसके बाद शाम को अगर लखनऊ है तो बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोग क्षेत्र में हैं, जैसे अगर जनपद बलिया में अपने हैं, तो क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गांव में कार्यक्रम है। प्रदेश के और भी कहीं किसी ज़िले में है, क्योंकि 7 दिन में हम लोग अब मैक्सिमम सारे दिनों में कोई ना कोई कार्यक्रम और कोई किसी न किसी। कई सारे जिलों में अभी मैं कई जिलों से मैं अभी कल ही लौटा हूँ, और 2 दिन यहाँ पे हम लोग हैं लखनऊ, फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू जो उस दिन के जो व्यस्तताएँ रहती है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम सेट होते हैं। प्रोग्राम्स का ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, जो जिस हिसाब का कार्यक्रम है उस हिसाब का प्रोग्राम सेट होता है। और मैक्सिमम टाइम हम लोग जो 8 बजे से हम लोग शुरू करते हैं, तो रात के करीब 11 बजे तक, 12 बजे तक हम लोग समाज के बीच में रहते हैं। फिर
फिर वही खाना पीना खा के अपना सो जाओ। 8 से 11 तक 8 से 1 बजे तक आप कैंप कार्यालय पे रहते हैं, उसके बाद फिर ऑफिस के लिए? हाँ, मतलब सुबह 8 बजे से 1 बजे तक कैंप कार्यालय अगर लखनऊ है तो, और उसके बाद फिर ऑफिस का काम, फिर और भी प्रोग्राम्स, तो रात के 11-12 बज जाता है बेसिकली। क्या बुलाते हैं लोग आपको, मतलब भाई बुलाते हैं, दानिश भाई बुलाते हैं, या फिर ऐसे बुलाते हैं कि दानिश सर? क्या सबसे देखिए, मुझे ना कोई सर बोलता है, ना मुझे कोई नेताजी बोलता है। मैक्सिमम मेरे जितने हमारे साथी सब दानिश भाई बोलते हैं। वो कनेक्टिविटी भाई से है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं। तो शुरुआत से ही हम लोग लगातार, अब जो हमारी नौजवान, अभी आप देखेंगे मुझसे मिलने वाले जितने भी भाई आते हैं उसमें मैक्सिमम 70% नौजवान मेरे साथी होते हैं। तो उन सब के लिए मैं दानिश भाई हूँ, और हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, और ये बड़े इत्मीनान से सबसे मिलते हैं। हाँ, कभी सुबह आप आएंगे तो आप देखेंगे बहुत हमारी प्रदेश भर से हमारे साथी आते हैं। तो आज तो मेरे ख्याल से फ्राइडे है, और आज मैं लखनऊ रहने का मेरा दिन नहीं है। मैं आज बलिया या कहीं और प्रदेश में कहीं अन्य क्षेत्र में रहता हूँ। तो आज तो मिलने वाले जो थे कुछ साथी यूनिवर्सिटी के थे, तो दानिश भाई बेसिकली कहा जाता है मुझे। तो कैंप कार्यालय, उसके बाद फिर आप अपने ऑफिस जाते हैं। पार्टी का ऑफिस में भी कुछ काम रहता है? ऑफिस में डिपार्टमेंट के काम, हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर नहीं, पार्टी ऑफिस में भी, अगर पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता है, कोई अभियान है, कोई कार्यक्रम है, तो पार्टी ऑफिस भी जाते हैं। बेसिकली पार्टी ऑफिस क्या काम होता है पार्टी का? पार्टी का जैसे इस समय सदस्यता अभियान चल रहा है। हाँ। तो सदस्यता अभियान से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को जोड़े। अब एक विधायक होने के नाते, मिनिस्टर होने के साथ साथ हम एक विधायक भी हैं। तो विधायक होने के नाते 10,000 की सदस्यता हम सबको करानी है। तो ये पार्टी का काम है। इसके अलावा जो है सेवा पखवाड़ा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक जो सेवा पखवाड़ा है, उसमें अलग अलग जगह कार्यक्रम लगे हैं पार्टी के माध्यम से। उपचुनाव होते हैं, अभी जैसे 10 सीटों पर उपचुनाव है तो कई जगह जाना होता है। तो पार्टी के बहुत सारे काम है जो पार्टी के रहते हैं, उसके लिए भी हम लोग पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उन तमाम कामों को हम लोग करते हैं। मतलब बुलावा आता है तो आप निश्चित वैसे ऑफिस का काम ज़्यादा होता है जी। तो आप, अगर आपको इंट्रोड्यूस किया जाए तो आप उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री हैं जी, और बलिया के अपायल गांव से आप बिलोंग करते हैं। क्या कहेंगे बलिया के बारे में, कैसी शुरुआती जीवन थी? बलिया के बारे में, बलिया अपने आप में एक, बचपन का क्या याद है बलिया का? बचपन में, पूरा बचपन जो है बलिया में बीता। आज जवानी भी बलिया बीत रही है, बुढ़ापा में बलिया बीतेगा। और बलिया अपने आप में एक बहुत शानदार हमारा शहर है, और हमें बहुत गर्व होता है कि हम बलिया में की माटी पे पैदा होने का हमें मौका मिला। बागी बलिया जिसको कहा जाता है, और अपने आप में बलिया कहने पे अपने आप में एक अंदर से गर्व की फीलिंग होती है। बागी बलिया वाले टैग से कुछ फायदा हुआ यहाँ पे लखनऊ में? देखिए, बागी बलिया का बाशिंदा होने के नाते एक फ़ायदा तो है कि आप जो है बलिया अपने आप में देश में नहीं पूरी दुनिया में बहुत चर्चित शहर है, और बलिया का होना अपने आप में गर्व की बात है। निश्चित तौर पे बलिया में हम लोग पैदा हुए, बलिया में पले बड़े, वहाँ के मिट्टी में हम खेले, वहाँ हमारी पढ़ाई हुई शुरुआती। और बचपन का बलिया आपका कैसा था? मतलब जब आप बचपन में थे तो बलिया कैसा आपको लगता था? बलिया हमको बचपन में भी अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है। क्या याद है? मतलब बचपन, अभी तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, अब क्या है दानिश जी के बलिया, वो बचपन वाला बलिया? देखिए, बलिया में कुछ बदलाव नहीं हुआ। बलिया का तेवर कल भी जैसा था वो आज भी है। बलिया की जो मिट्टी है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वो क्रांतिकारी मिट्टी, कल भी उसके अंदर क्रांति थी और आज भी क्रांति है। इसने बलिया ने हमेशा हमें ऊर्जावान रहना और एक गति के साथ आगे बढ़ना सिखाया है। ये देखिए, बलिया की एक बड़ी खासियत है कि बलिया ने हमेशा ऊर्जा देने का काम किया, और मुझे लगता है कि आज हम लोग जहाँ पहुँचे हैं उसमें बलिया की ऊर्जा की ही देन है, बलिया की मिट्टी की ही देन है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। एक जो जूझने का जज्बा, एक जो लड़ने का जज्बा मजबूत बना दिया, जो बलिया के अंदर है, वही जज्बे ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। निश्चित तौर पे हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम बागी बलिया की मिट्टी पे पैदा हुए। बलिया की तासीर गर्म है, निश्चित तौर पे गर्म है, बलिया का तासीर बहुत गर्म है। दानिश जी का क्या वो है? देखिए, बलिया का तो बाशिंदा अगर होगा तो उसके अंदर वो बलिया की तासीर होगी। मेरा नाम जो दानिश आज़ाद है, वो आज़ाद भी चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से हमने प्रेरणा लेके अपने नाम के आगे दानिश आज़ाद लगाया जब हम छात्र जीवन में थे। तो निश्चित तौर पे बलिया की मिट्टी हमेशा अपनी जो सुगंध है वो हमेशा दे के जाती है। कहाँ से पढ़ाई हुई आपकी इंटरमीडिएट तक?
बलिया में हम पढ़े, होली क्रॉस स्कूल है बलिया में। होली क्रॉस। हाँ, मैंने शुरुआती पढ़ाई वहाँ से की। उसके बाद ग्रेजुएशन करने लखनऊ यूनिवर्सिटी हम आए और लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमने शुरुआती पढ़ाई की। लखनऊ यूनिवर्सिटी क्यों सोचा, मतलब और भी कॉलेजेस कर सकते थे आप? अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे कई सारे साथी थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक अपना एक अलग चार्म था, एक अलग क्रेज था। हालांकि चार्म इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी था, तमाम यूनिवर्सिटी का भी है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, BHU है, लेकिन लखनऊ चूँकि एक राजधानी थी प्रदेश की और कई कुछ हमारे साथी यहाँ थे, तो उसके नाते हम लोग लखनऊ की तरफ आना हुआ और यहीं हमने ग्रेजुएशन यहाँ पे एडमिशन लिया और यहीं से अपनी छात्र राजनीति के जीवन की शुरुआत हमने लखनऊ विश्वविद्यालय से की। तो ABVP से आप यहीं पे जुड़े? हाँ, शुरुआत से ही हम ABVP से जुड़े। नहीं, लखनऊ में ही या फिर? हाँ, लखनऊ में जब ग्रेजुएशन करने आए 12th के बाद तो हम यहाँ पे ABVP से जुड़े। शुरुआत से ही हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम जुड़े और बहुत लंबे समय तक अखिल भारतीय क्या विद्यार्थी कहानी है परिषद आपके ABVP का? इसके पीछे एक कहानी, जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब हम आए और शुरुआती स्कूल के टाइम में जब हम यहाँ पे ग्रेजुएशन के टाइम में हमने एडमिशन लिया तो बहुत सारे छात्र संगठन वहाँ पे थे। निश्चित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी था, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट विंग्स थे। लेकिन एक जो बड़ी खास बात थी जो विद्यार्थी परिषद ने जो हमें अट्रैक्ट किया, वो विद्यार्थी परिषद के वॉलंटियर्स, वो जो बड़े ईमानदारी से जो छात्रों की जो परेशानियां होती थी, जैसे कोई एडमिशन लेता है तो हॉस्टल की उसकी परेशानी होती है, फीस की कोई परेशानी होती है और भी कई तरह की परेशानी जब कोई एडमिशन लेने आता है तो नए नए छात्रों का होता है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से बहुत सारे लोग विश्वविद्यालय पढ़ने आते हैं। तो उन तमाम छात्रों की बड़ी ईमानदारी से मदद अगर कोई कर रहा था तो वो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया और हमने शुरुआती दिनों में ही विश्वविद्यालय के हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। मुस्लिम नेता, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने की वजह से आपका राष्ट्रवादी, जो हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी कही जाती है, उसके एक विंग से जुड़ना, मतलब देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये जाति धर्म मजहब के बेड़ियों में इसको बांधना उचित नहीं होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये छात्रों के हितों के लिए काम करने वाली एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट विंग है। इसने हमेशा छात्र हित सर्वोपरि इस भाव को हमारे अंदर जागृत करने का काम किया, राष्ट्र हित सर्वोपरि इस भाव को अपने हमारे अंदर जागृत करने का काम किया और निश्चित तौर पे एक जीवन में एक अनुशासन और जीवन में एक गति देने का जो काम विद्यार्थी परिषद छात्रों के अंदर करती है, ये बहुत ही अभूतपूर्व है। और चाहे आप मतलब केवल राजनीति करने के लिए आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद राजनीति के अलावा जो है सामाजिक काम के अलावा रचनात्मक काम और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, समाज के प्रति आपका क्या दायित्व है, समाज को किस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं, छात्र जो है किस तरीके से अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता है समाज के हित के लिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में विद्यार्थी परिषद बहुत ईमानदारी से हमें सिखाता है। मतलब जब आप जुड़े तो क्या काम करते थे आप? हम लोग स्टूडेंट के हित के लिए जो काम होते थे उन तमाम मुद्दों पे हम काम करते थे और बहुत सारे जो आंदोलन हुए छात्र हित के लिए, उन आंदोलनों में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कई बार हम लोग आंदोलनों में जेल भी गए, गिरफ्तार भी हुए। तो बहुत लंबी कहानी विद्यार्थी परिषद में हमने बहुत लंबे समय तक काम किया और एक बहुत अच्छा अनुभव विद्यार्थी परिषद में हमें मिला और एक जीवन में अनुशासन और एक जीवन में एक कॉन्फिडेंस जो उसको कहेंगे, इसमें भी विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा रोल। मतलब वो लेवल जो है कि हिंदू राष्ट्रवादी संगठन, ये कि मैंने बताया कि इन तमाम चीज़ों से विद्यार्थी परिषद बहुत ऊपर है। विद्यार्थी परिषद ने हमेशा देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, इस भाव को हमारे अंदर जागृत करने का काम किया। जाति धर्म मजहब के बेड़ियों से ऊपर उठ के राष्ट्र हित सर्वोपरि ये देश हमारा जो है ये बहुत, इसको आगे ले जाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। इस भाव को हमारे अंदर बनाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं? इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत मजहब है हमारा और हमेशा इस्लाम ने बहुत तरीके से समाज की सेवा के लिए हम सब तत्परता से काम करें, यही इस्लाम का मूल मकसद है। भाईचारे के लिए, अमन के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए हम सब काम करें, यही इस्लाम। सबसे खास बात क्या लगती है आपको? सबसे खास बात इस्लाम की ये है कि देखिए, इस्लाम में हमेशा आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं, आप अमन और चैन के लिए कैसे काम करें, आप अपने आसपास को खूबसूरत बनाने के लिए कैसे काम करें,
इस पे इस्लाम ने हमेशा बड़ा जोर दिया। अगर आप सही मायनों में इस्लाम के मायने को समझेंगे तो इस्लाम का जो सही मायने है, जो मतलब इस्लाम आप खुद भी स्वच्छ रहें और आसपास को भी साफ रखें, एक ये भावना इस्लाम के अंदर, इस्लाम को अगर सही से आप स्टडी करेंगे तो आप डेली लाइफ में आप प्रैक्टिसेस करते हैं? निश्चित तौर पे हम लोग डेली लाइफ में भी हम लोग इस्लाम के जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं उसको भी हम लोग करते हैं, और इस्लाम के माध्यम से कैसे समाज की हम सेवा करें इसके लिए भी हम काम करते हैं। और निश्चित तौर पे हमें बहुत गर्व है कि हम इस धर्म में पैदा हुए। हम लोग जब सोशल मीडिया हमारी जो टीम रिसर्च कर रही थी तो एक ऐसा रिस्पांस था कि जैसे जितनी कमेंट थे आपके पोस्ट पे उसमें से सबसे ज़्यादा कमेंट मुस्लिम कम्युनिटी से थे, और ऐसे था दानिश भैया जिंदाबाद और तमाम कमेंट ऐसे थे। हालांकि आप भाजपा से जुड़े हुए और कहा ऐसा लेवल लगता है कि हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है तो कोई मिनिस्टर है सरकार में तो उनका हिंदुओं का कमेंट होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्स था मुस्लिम फेमस तो आप हैं, मानते हैं? अब ये सब आप मतलब की मोहब्बत, अपनी कम्युनिटी में जलवा तो आपका है। अब इसको प्यार कहेंगे, मोहब्बत कहेंगे। हमारे जितने भी मेरे नौजवान मेरे भाई हैं ख़ासतौर पे, मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उनकी ताकत है, उनकी हिम्मत है कि हम बड़ी ईमानदारी से समाज की सेवा। देखिए राजनीति हम लोग दूसरे मकसद से आए, राजनीति में हमारा मकसद किसी कुर्सी पर बैठना नहीं, किसी पद को पाना नहीं। राजनीति में हमारा मकसद केवल और केवल समाज की सेवा करना है। मैं मिनिस्टर बने मुझे 2 साल से ऊपर हो गए, और मेरे जितने भी एक्टिविटीज़ आप देखेंगे हमेशा हम राजनीति के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव क्या ला सकते हैं इस सोच के साथ काम किया है। निश्चित तौर पे हमारा उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत सारी चीज़ें अभी करने को हमने तो अभी शुरुआत की है, लेकिन हम बहुत ईमानदारी से हम राजनीति करते हैं, और राजनीति के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है, समाज में ऊर्जा लाना है, समाज में सकारात्मक सुधार लाना है, नौजवानों के हौसलों को उड़ान देना है, उनको सशक्त करना है, शिक्षित करना है, अपने समाज को एक आदर्श समाज बनाना है, एक विकसित समाज बनाना है। राजनीति के लिए ये हमारा एजेंडा है, और निश्चित तौर पे अगर हमारे भाइयों की प्यार मोहब्बत ऐसी मिलती रही तो हम इसी एजेंडे पे ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पे तो आपको खूब प्यार मिलता है, वो तो दिखता है। 17 में जब आपकी सरकार बनी तो उसके बाद आपको कई जिम्मेदारियां दी गई, कई संगठनों में आपको सदस्य बनाया गया, उसके बाद उर्दू भाषा समिति में भी आप रहे। एक बात जो चलती है कि आप बलिया में या फिर कहीं और योगी जी की कोई सभा थी और वहाँ पे आप टेंट वगैरह लगवा रहे थे या खुद बांध रहे थे, और योगी जी ने आपको देखा और बुला लिया कि आओ चलो मिनिस्टर बनो। नहीं, भी तो अलग बात है। हम लोग जब लोग विद्यार्थी परिषद में थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय की बात है, 2017 में सरकार जब बनी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, तो हम लोग मैंने बताया ना, जो हम काम करते हैं बड़े दिल से करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम था, विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में उन्हें आना था, और हम लोग जो है टेंट वगैरह लग रहा था, तो हम लोग भी पहला इंटरेक्शन वहीं पे हुआ था माननीय मुख्यमंत्री से। माननीय मुख्यमंत्री जी से पहली मुलाकात वहीं हुई मुख्यमंत्री बनने के बाद। उससे पहले तो हम लोग कई बार मिले थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत बाद ही वो कार्यक्रम था, उसके बाद हम लोग की मुलाकात हुई, और हम लोग सभी लोग के साथ टेंट वगैरह बांधते थे, कुर्सी लगाते थे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद मैंने बताया एक छात्र संगठन है और सभी कामों में खुद इन्वॉल्व होकर उन कामों को, ये जो कहा जाता है ये सही है। हम लोग निश्चित तौर पे हम लोग एक कार्यकर्ता की तरह व्यवस्थित चीज़ें हों, इन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग खुद ग्राउंड लेवल पर काम करते थे, और ईमानदारी से काम करना ये हमारी फितरत है, और ऊपर वाले का करम रहा तो इस फितरत को हम हमेशा जिंदा रखेंगे। इससे पहले मोहसिन जी मंत्री थे इसके पिछले टर्म में, और इसके बाद फिर आपको बनाया गया इस वाले टर्म में जी। तो ऐसा क्यों लगता है आपको, क्या लगता है कि भाजपा ने क्यों आपको जिम्मेदारी दी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये किसी का कोई भी नहीं, पिछले टर्म में कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनको दोबारा से मंत्रालय मिला है, आपको अब ये तो पार्टी को, ये तो ये सारा निर्णय पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर कार्यकर्ता की हमेशा सम्मान किया है, हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया है। जिसका जो बातें चलती हैं कि आपको मंत्री क्यों बनाया गया वो सभी को पता है, आप क्या सोचते हैं वो बताइए कि भाजपा ने आपको क्यों जिम्मेदारी दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे मंत्री बनाया, इस कुर्सी पे बैठाया, तो पार्टी का, सरकार का एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं समाज के भलाई के लिए, अल्पसंख्यक समाज के भलाई के लिए, नौजवानों की भलाई के लिए ईमानदारी से काम करूं, सरकार की योजनाओं से उनको कनेक्ट करूं, अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रति और विश्वास को मजबूत करूं, और निश्चित तौर पे इस तमाम एजेंडे पे, इस तमाम विचार पे हम बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। क्या बदल गया मंत्री बनने के बाद?
मंत्री बनने के बाद कुछ नहीं बदला है। कल भी मैं जो दानिश आज़ाद था अंसारी, आज भी दानिश आज़ाद अंसारी हूँ। जिम्मेदारी एक कंधे पे आई है, ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। ये जिम्मेदारी है अपने समाज को आगे ले जाने की, अपने समाज को एक आदर्श समाज बनाने की, समाज का जो अधिकार है, जो हक है, उस समाज को हक अधिकार दिलाने की, और ईमानदारी से इन तमाम चीज़ों पर हम पहले जैसे पहले आप काम करते थे समुदाय के लिए, उससे बेहतर अब कर पा रहे होंगे? निश्चित तौर पे मिनिस्टर बनने के बाद आपके पास बहुत सारी आपके पास जो है चीज़ें आती हैं, बहुत सारी आपके पास ताकत आती है। उस ताकत का आप सदुपयोग अगर करके समाज के लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। बीइंग अ मिनिस्टर आपको बहुत सारे जो अथॉरिटीज़ मिलते हैं, आपको जो उन अथॉरिटीज़ का हम सकारात्मक इस्तेमाल करते हैं अपने समाज के लिए, पॉलिसीज़ बनाते हैं, समाज की जो दिक्कतें उन दिक्कतों को दूर करने का काम करते हैं। जो समाज में हमारा दलित समाज है, वंचित समाज है, पासमानदा मुस्लिम समाज है, पिछड़ा समाज है, इसको आगे उत्थान समाज से ही जी, मैं भी पासमानदा मुस्लिम समाज से आता हूँ। इस समाज तमाम समाज को उत्थान के लिए, उनको शिक्षा से कनेक्ट करने के लिए, उनको रोजगार से कनेक्ट करने के लिए, उनको स्पोर्ट्स से कनेक्ट करने के लिए, उनको बेहतर भविष्य कनेक्ट करने के लिए ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है और हम ईमानदारी से उसके लिए काम कर रहे हैं। क्या कर रही है सरकार अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए, क्योंकि अल्पसंख्यकों में तो मेजॉरिटी में मुस्लिम समाज ही है? देखिए, मुझे जो लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए जो सरकार हमारी मोदी और योगी सरकार जो काम कर रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे की बात क्या है। मैं एक मिनिस्टर हूँ अपने सरकार में, इस नाते नहीं। आज 2014 के बाद जब केंद्र में मोदी सरकार आई, 2017 के बाद जब प्रदेश में योगी सरकार आई, तो अल्पसंख्यक समाज के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ठोस काम किए गए। देखिए, सबसे ज़रूरी किसी कम्युनिटी को अगर आगे ले जाना है तो सबसे ज़रूरी है उस कम्युनिटी के शिक्षा के लिए काम, क्योंकि बिना शिक्षित किए किसी भी समाज को आप आगे नहीं ले जा सकते। तो माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के बेहतरी के लिए बीते 10 सालों में केंद्र सरकार ने और 7 सालों में प्रदेश सरकार ने जितना काम किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज हम माइनॉरिटी शिक्षा को हमने, क्या काम हो रहा है यही सवाल। अब जैसे मैं बताया, मदरसा शिक्षा, माइनॉरिटीज़ में बहुत बड़ा वर्ग है जो मदरसा शिक्षा से सीधे लाभ लेता है। उत्तर प्रदेश में 16,513 मदरसे हैं जिसमें लगभग 15 लाख बच्चे पढ़ते हैं। ये गरीब मुसलमान के बच्चे हैं, पिछड़े मुसलमान के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर मुसलमान हैं, उनके बच्चे हैं। मदरसों के लिए आपकी तो मदरसा शिक्षा को जो है उसमें दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी मदरसा शिक्षा में इंट्रोड्यूस किया। ये हमारी इस योगी सरकार ने किया। आज मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस और कंप्यूटर पढ़ता है। तो ये हमारी सरकार के इनिशिएटिव है। ये बदलाव आया। हमने मदरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमने मदरसों को डिजिटल किया, मदरसा ई लर्निंग ऐप हमने डेवलप किया कि मदरसे के बच्चे मदरसा को ऑनलाइन पढ़ पाए। तो मदरसा ई लर्निंग ऐप हमने डेवलप किया। मदरसों के बेहतर व्यवस्था के लिए, वहाँ के इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए हमने ठोस काम किए। मदरसों में हमने कंप्यूटर लैब बनवाए, मदरसों में साइंस लैब बनवाए, मदरसों में अब्दुल कलाम जी के पुण्यतिथि के मौके पे हम मदरसों में साइंस एग्जीबिशंस लगाते हैं। अभी 15 अक्टूबर को अब्दुल कलाम जी की जयंती के मौके पे पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी। तो ये एक सकारात्मक बदलाव हमने शिक्षा के क्षेत्र में मदरसों में दिया, माइनॉरिटीज़ के लिए दिया। इसके अलावा भी अभी हम लोग जहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे कलाम जी की तस्वीर भी लगी है। कैसे जुड़ाव रखते हैं आप कलाम जी से? देखिए, मेरा शुरुआत से चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ और अब्दुल कलाम जी के साथ मेरा शुरुआत से एक जुड़ाव रहा। इसीलिए मेरे नाम के आगे जो दानिश आज़ाद है, तो आज़ाद जो है मैंने चंद्रशेखर जी से प्रेरणा लेके लिया, चंद्रशेखर आज़ाद जी से। और कलाम साहब अगर सही मायनों में नौजवानों के अगर कोई रोल मॉडल होने चाहिए तो कलाम साहब होने चाहिए। क्योंकि एक छोटी जगह से निकल के जहाँ पे बहुत सारी संसाधनों की बहुत सारी कमी थी, बेसिक फैसिलिटीज़ की बहुत सारी कमी थी, उन कमियों से जूझते हुए कलाम साहब देश के सबसे सर्वोच्च पद पे वो बैठे और देश को मिसाइल के तौर पे उन्होंने मजबूत किया। तो देश के सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत किया। तो कलाम साहब के जीवन से हम सबको, तमाम नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से एक साधारण घर में अगर आप पैदा हुए, लेकिन अगर आपकी सोच असाधारण है, आपने असाधारण तरीके से मेहनत की है, तो निश्चित तौर पे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो आपको कहाँ पहुंचना है, ये आपका विल, आपकी चाहत, आपकी लगन, आपका अनुशासन डिसाइड करेगा। आप कहाँ पैदा हुए हैं ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कहाँ जाना है। आपकी सोच क्या है,
आपका थॉट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी मेहनत क्या है, आपका अनुशासन क्या है, ये तय करेगा कि आपको कहाँ जाना है। और निश्चित तौर पे इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे कलाम साहब हैं। ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद जी, उस समय आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आज़ादी के, जब हमें देश को आज़ादी नहीं मिली थी तो कितनी मुश्किल की घड़ी थी वो, जब कम्युनिकेशन का सिस्टम वीक था, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम वीक था। उस वीक कम्युनिकेशन सिस्टम के दौर में, उस ट्रांसपोर्टेशन की जो कमजोर जो कमियां थी, उसके दौर में पूरे देश को क्रांति के एक धागे में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कितनी मुश्किल से, उस नौजवान पीढ़ी ने बांधा होगा। वो नौजवान, उसने कितनी मेहनत की होगी, कितना परिश्रम किया होगा, कितना त्याग किया होगा, तब वो जाके देश में एक क्रांति की अलग जगह पाया। तो ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। हमारे रोल मॉडल ये हैं, अगर हम इनसे अपने आप को प्रेरणा लेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे बलिया को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने कई सारे काम गिनवाए जो आप बता रहे थे कि अल्पसंख्यक समाज के लिए हो रहा है। सरकार कभी इसको लेकर एडवर्टाइज नहीं करती है, विज्ञापन नहीं दिखाती है। कभी योगी आदित्यनाथ जी के साथ फ्रंट पेज पे कभी विज्ञापन नहीं दिखता है कि मदरसों में ये सारी चीज़ें हुई हैं। नहीं, होता है हमेशा। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी, हमारे योगी जी भी, हमेशा उन्होंने मदरसा शिक्षा के लिए, मुस्लिम समाज के नौजवानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमेशा खुल के इसके लिए काम किया है, बात की है। जब उज्ज्वला योजना जब पहली बार लॉन्च हुई, हमारे बलिया से इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। उस समय उज्ज्वला गैस का कनेक्शन एक मुस्लिम महिला को बलिया में दिया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, तो जब मुख्यमंत्री आवास योजना की बात आई, तो मुख्यमंत्री आवास में आवास की जो चाबी देने का काम एक मुस्लिम महिला को हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। एक सानिया मिर्ज़ा हमारी बहन है, यही मिर्ज़ापुर की रहने वाली है। उसके पिताजी एक साधारण टीवी मैकेनिक थे, लेकिन उसने मेहनत से भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनी, वो सानिया मिर्ज़ा। मुख्यमंत्री जी ने उसको अपने आवास पे बुलाया और उसको सम्मानित किया, और उसके पिताजी से, उसके परिवार से मिलकर उसको ढेरों बधाइयाँ दी। तो आज तो हमारी योगी मोदी सरकार, देखिए, हम कभी वोट बैंक के नज़र से मुसलमानों को नहीं देखते। हम मुसलमानों को डेवलपमेंट की तरफ जोड़ने की नीयत के साथ काम करते हैं, और यही ईमानदारी से जो हमारे प्रयास हैं, इससे धरातल पे मुसलमानों का जो एक तकदीर और तस्वीर उनकी बदल रही है। इससे जुड़ा आगे सवाल है आपके लिए, लेकिन जब आपके कार्यालय में लोग आते हैं, कैसी शिकायतें आती हैं आपके पास, मुस्लिम समाज की हो? हर तरह की, देखिए, शिकायतें नहीं, ये समस्याएं। हाँ, अलग अलग तरीके की समस्याएं आती हैं। तो हर तरीके की समस्याओं को आदमी सुनता है। किसी को अपने इलाज के लिए मदद चाहिए होती है, किसी को अपने बेटे के एडमिशन के लिए मदद चाहिए होती है, किसी को फीस की कोई कमी होती है, किसी को कहीं कोई प्रताड़ित कर रहा है। मुख्यमंत्री जी जब जनता दरबार लगाते हैं तो सारी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन ऐसा उस लेवल पे एडवर्टाइज नहीं हो पाता है कि दानी जी के पास क्या शिकायतें आ रही हैं। तो वही, यही सब शिकायतें जो आम जनता की शिकायतें, वही शिकायतें आती हैं एडमिशन से लेके इलाज के लिए। कहीं कोई ऐसा, कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, उसके लिए उसकी अच्छे से उसका कानूनी उसको मदद मिले। बलिया से भी लोग आते हैं, तमाम जगह से आते हैं। हम बलिया जाते हैं, मैं खुद बलिया जाता हूँ, हफ्ते में एक बार ज़रूर जाता हूँ 10 दिन में, और मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट करके वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का काम करते हैं। यहाँ जो आते हैं लोग, 3 दिन जो हम रहते हैं, तो यहाँ पे जो समस्याएं होती है उसको दूर करने का काम करता हूँ। तो बलिया के लिए लोग जब वहाँ से आते हैं तो जो समस्या होती है वो समस्या बताते हैं। उसके अलावा कि यहाँ पे आके कैसा लग रहा है, आप बलिया से हैं? अब ये तो वही बताएंगे। बलिया के हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे सम्मानित लोग हैं, सबकी सेवा के लिए प्रदेश सरकार ने हमें मौका दिया है, एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में। बलिया की सेवा के लिए तत्परता से जो भी आवश्यकता आता है तो आप कुछ मंगाते हैं? हम मंगाते हैं। कोई भी आता है बलिया या हमारे प्रदेश से कहीं भी कोई आता है तो उसको जो भी बेसिक गेस्चर होना चाहिए हम जरूर करते हैं। नहीं, जैसे अभी कुछ विदेशी मेहमान आए थे, कोरियन सिंगर थे, कुछ तो स्पेशल लिट्टी चोखा खिला दिया। पता नहीं उनको तीखा उतना पसंद है या नहीं है। और देखिए, यहाँ एक कोरियन फेमस बैंड है, के-पॉप। हाँ, के-पॉप। वो उसकी टीम मुझसे मिलने आई थी यूपी, जब वो आए कंसर्ट करने तो मुझसे मिलने आए, तो मैंने यहाँ बुलाया उनको बागी बलिया, चूँकि हम बलिया के हैं, तो बलिया का जो है तस्वीर है सबको दिखाना ज़रूरी है, बलिया की खासियत सबको बतानी ज़रूरी है। तो उनको हमने बाटी चोखा खिलाया, और बाटी चोखा खा के बहुत उन्हें अच्छा लगा, बहुत पसंद किया उन्होंने। और यहाँ से बाटी चोखा, बलिया का बाटी चोखा खा के वो बैंड बिग बॉस में गया, सलमान खान और शाहरुख खान के गया, वहाँ भी उन्होंने तारीफ़ की। और बागी बलिया की एक एक चीज़ की बात ही निराली है।
तो कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं आप? अगर बलिया में रहते हैं तो घूमने के लिए अगर मन हो कि यहाँ चलते हैं, ज़्यादा कहाँ जाते हैं? देखिए, घूमने का तो हम लोगों को कोई वक्त नहीं मिल पाता। हम लोग तो 24 घंटा टूर पे ही रहते हैं, क्षेत्र में ही रहते हैं। हम बलिया गए तो हम लोग अलग अलग, मतलब अगर बलिया पहुँच रहे हैं तो वहाँ जरूर जाते हैं, ऐसा कोई जगह? बलिया पहुंच रहे हैं तो जनता के बीच हम लोग ज़रूर जाते हैं, कोशिश करते हैं अब कि हम लोग समाज के बीच में रहें। और बलिया के खाना जो अलग अलग है वो ज़रूर हम लोग कोशिश करते हैं कि लौंगलत्ता बलिया का खाया जाए, बलिया का समोसा खाया जाए, चाय ज़रूर पी जाए बलिया की। बलिया का के कुछ चीज़ें हैं जिसका स्वाद जो है निराला है, वो कहीं नहीं मिलता है। तो बलिया की चाय, बलिया का बाटी चोखा, बलिया का समोसा, बलिया का इमरती, लौंगलत्ता, बलिया का गोलगप्पा, ये सब बहुत चर्चित है और हम लोग ज़रूर उसको खाते हैं। आपके मंत्री बनने के बाद बलिया को क्या मिला? नाम तो मिल गया कि दानिश जी बलिया से हैं और मंत्री बने हैं। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। ईमानदारी से मैं बताऊँ, वही बताना कि मैं हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करूँगा। मंत्री बनने के बाद बलिया का होने के नाते बलिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे मतलब कंधों पे, क्योंकि जब हम लोग राजनीति में थे तो हम लोग अक्सर सोचते थे कि हम लोग जब कुछ बनेंगे तो बलिया के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, बलिया के लिए जो ज़रूरतें उनको पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि मंत्री बने मुझे 2 साल हुए और बलिया के विकास के लिए हमने रोड मैप तैयार किया है। बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूँगा हमने बहुत बड़ा कोई कमाल किया है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को मैं ये ज़रूर बताऊँगा ईमानदारी से कि बलिया के प्रति अपनी जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम ईमानदारी से समझते हैं। और बलिया के लोगों से, हमारे साथियों से, खासतौर पर नौजवान भाइयों से, ये दानिश आज़ाद अंसारी ये ज़रूर वादा कर रहा है कि बलिया के विकास के लिए जो भी चीज़ आवश्यक होगी उस विकास के लिए हम ज़रूर धरातल पे काम करेंगे। अभी हमने बलिया में, देखिए बलिया में बहुत सारी चीज़ें जो बलिया में आनी चाहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस इंटरव्यू में उन तमाम चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप। बेसिक है, जैसे बलिया में रोड इंफ्रा की ज़रूरत है, तो वो तो एक रेगुलर प्रोसेस है। रोड इंफ्रा के लिए हमने बहुत काम किया, हमने भी किया, तमाम माननीय विधायकों ने किया कि बलिया के रोड इंफ्रा को हम अच्छा करें। सेकेंडली, बलिया में एक मेडिकल कॉलेज की बहुत हमेशा जो डिमांड आती है, एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए बलिया में, जिसका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट भी किया। और मैं आपको बताऊं कि बहुत पॉजिटिवली उस पर काम आगे चल रहा है। कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा देरी हो गई। तो अब जब अनाउंस हुआ तो उसके बाद से अब तक बहुत ज़्यादा देरी हो गई, क्योंकि अभी तक काम देरी हो गई है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स कई सारी थी। मेडिकल कॉलेज खुलने के लिए बहुत सारे जो है स्टेप से गुजरना पड़ता है, तो उसमें लैंड एक्विजिशन में बहुत दिन तक दिक्कत आई। उसके बाद मान्यता के लिए, इंफ्रा के लिए, बजट के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन हमने मैक्सिमम चीज़ों को सॉल्व कर लिया है। और मुझे यकीन है कि जल्द ही धरातल पे मेडिकल कॉलेज का काम धरातल पे दिखने लगेगा और आने वाले कुछ सालों में, मतलब जल्दी हम मेडिकल कॉलेज का जो एक काम है बलिया का, उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा देखिए, बलिया की ज़रूरत क्या है, बलिया का हमारा जो नौजवान है, बड़ी संख्या में बलिया का हमारा नौजवान अलग कॉलेजों में, स्कूलों में जो पढ़ता है, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये सबसे पहले ज़रूरी है। एजुकेशन मिलने के बाद उसको एजुकेशन जब उसको हासिल कर लेता है तो उसको रोज़गार अच्छा मिले, ये ज़रूरी है। तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में एक जो ब्रिज को क्रिएट करने का काम बलिया में, इस ब्रिज को बनाने की ज़रूरत है, एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। उस ब्रिज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी आने वाले दिनों में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज बलिया में हमने प्रस्तावित किया है। इस मेडिकल कॉलेज के अलावा भी एक यूनानी मेडिकल कॉलेज भी बलिया में अलग से बनेगा, जहाँ पर प्रदेश भर से बच्चे वहाँ पढ़ने आएंगे, एक हॉस्पिटल बनेगा। इसके अलावा एक इंजीनियरिंग कॉलेज बलिया में, उसके लिए भी अभी हमने प्रपोजल दिया हुआ है, वो भी जल्द, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रपोजल अभी ऑन पेपर नहीं आया, लेकिन जल्दी वो भी आ जाएगा। इसके अलावा बलिया में रोजगार के एंगल से हमें कोई फैक्ट्री भी डेवलप करनी चाहिए, ये भी हमारी सोच है। क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका? देखिए, मेरा बताया कि बलिया में रोजगार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा एक हमने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में बात की है, एमएसएमई डिपार्टमेंट में। अभी लास्ट वीक ही हमारी बातचीत हुई है और लगभग 1200 करोड़ का एक क्लस्टर डेवलप होता है बलिया के लिए, मतलब एक क्लस्टर डेवलप होता है, एमएसएमई डिपार्टमेंट क्लस्टर डेवलप करता है। उस क्लस्टर के लिए बलिया को चिन्हित करने का हमने वहाँ पे जाके हमने बातचीत की है और निश्चित तौर पे वो चीज़ें प्रोसेस में है और विद इन अ मंथ वो चीज़ें ग्राउंड पे आ जाएंगी। और ग्राउंड पे आने के बाद 1200 करोड़ की एक फैक्ट्री, मतलब टेक्सटाइल फैक्ट्री बलिया में बनने का रास्ता खुल जाएगा,
जिससे पूर्वांचल के जो आसपास के ज़िले हैं, जैसे मऊ में साड़ी का काम होता है, आजमगढ़ में होता है, बनारस में होता है, तो उसका एक हब बलिया में डेवलप होगा, जिससे एक बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बुनकरों के लिए। जो टेक्सटाइल से जुड़े हैं, बेसिकली टेक्सटाइल से जुड़े। एक हमारी कताई मिल रसड़ा में थी बलिया में, जो अभी बंद हो गई है, उसी के तर्ज पे एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल हब डेवलप करने का हमने प्रपोजल बलिया में दिया हुआ है। वही मैं आपको लेटर अभी शेयर करूंगा, आपको दिखाना चाहिए लेटर। तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्वीकृति अभी केंद्र सरकार के लिए गई हुई है फाइल, और स्वीकृति होने के बाद 1200 करोड़ की लागत का एक इंडस्ट्रियल हब बलिया में डेवलप होगा, जिससे बहुत बड़ी संख्या में एक रोजगार का अवसर बलिया में मिलेगा। इसके अलावा जो है बलिया में और भी कई सारी, चूंकि हमारा अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हमारी कनेक्टिविटी राजधानी से और दिल्ली से आसान हो गई है, तो बलिया में मैं कई सारे और भी इंडस्ट्रीज से बात कर रहा हूँ। बलिया में हमने एक अमूल की फैक्ट्री, बहुत बड़ी, लगभग 40 करोड़ की लागत की एक अमूल की फैक्ट्री बन के तैयार हो चुकी है, और इसी महीने या अगले महीने उसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट होगा। 40 करोड़ की लागत का अमूल की फैक्ट्री वो बनी है, ये हमने काम किया बलिया में। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रपोजल अभी पाइपलाइन में है, और निश्चित तौर पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, खासतौर पे नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी हम वो ज़रूर पूरा करेंगे। मेडिकल कॉलेज का जिक्र आपने किया, मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था आपको ठीक लगती है बलिया की? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बलिया के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें स्वास्थ्य विभाग के लिए आती हैं। टैग लगता है कि बलिया की व्यवस्था मतलब ठीक ठाक नहीं है, चरमरा गई है, वो वाला भी कई बार टैग लगा जब आपने देखा हीट वेव वाला। तो क्यों, आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही है? नहीं, देखिए, सरकार पूरी ईमानदारी से बलिया के हेल्थ व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, और जहाँ से भी शिकायत आती है, कहीं भी हेल्थ के मामले में अगर कहीं से भी शिकायत आती है, हीट वाले मामले पे आप भी गए थे, हीट वेव वाला जो मामला हुआ, जी आप भी थे। तो देखिए हम ईमानदारी से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर कर रहे हैं। अगर कहीं भी कोई बलिया के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, तो हम उसके खिलाफ, उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने से भी नहीं हिचकेंगे। बलिया की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। बलिया के लिए अभी मैंने CSR से भी, मेरी आज ही बात हो रही थी, CSR के माध्यम से कुछ CSCs और PHCs को हम गोद भी लेंगे, और वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी, सरकार तो फंड देती है, इसके अलावा भी CSR के माध्यम से हम वहाँ फंड ले आके उन CSC PHCs को अच्छा बनाएंगे, ताकि वहाँ जो बेसिक फैसिलिटीज़ अच्छी से अच्छी हमारी जनता को मिले। अभी एक अच्छे एम्बुलेंस की, जिसमें वेंटिलेटर और तमाम चीज़ें लगी हों, ये ऐसी भी व्यवस्था हम बलिया के अलग अलग कोने के लिए कर रहे हैं, ताकि कहीं कोई ऐसी बच्चे, किसी को दिक्कत हो, बीमारी हो, तो उसकी कनेक्टिविटी उसके एसएस हॉस्पिटल तक आसानी से हो पाए। वो वाला वीडियो आपने देखा जो वायरल हुआ, जिसमें ठेले से एक हमने देखा उसको, अपने भाई को लेकर जा रहा है, हमने देखा उसको, और हमने जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके लिए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए जिलाधिकारी को निर्देशित भी किया है हमने। मेरा सिंगल लाइन में ये कहना है कि बलिया की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ये अच्छी होनी चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है, और हम ईमानदारी से इस प्राथमिकता पे काम करेंगे। तो सेक्शन अब अलग होता है, ये तो बलिया का था। और रिंकू सिंह से मिले थे आप? हाँ, रिंकू सिंह आए थे हमारे यहाँ। कैसा लगा उनसे मिलके? बहुत अच्छा लगा है। नौजवान हमारा साथी, बहुत डाउन टू अर्थ, और हालांकि हम लोग मैच वगैरह तो बहुत कम देख पाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जाते हैं कभी स्टेडियम पे देखने के लिए? नहीं, स्टेडियम देखने का तो मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी खेलने हम लोग जाते हैं। अक्सर कभी जब सदन चलता है, विधानसभा का सत्र चलता है, तो हम लोग कुछ हमारे मिनिस्टर्स हैं जो खेलने में जो इंटरेस्टेड है, तो हम लोगों ने एक टीम भी हम लोग के मिनिस्टर्स की, तो हम लोग अक्सर खेलने भी जाते हैं। तो रिंकू सिंह आए थे हमारे यहाँ, और हम लोग गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, तो हम लोग गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, और खेल के प्रति और हमने अपने नौजवानों को कैसे आगे ले जा सकते हैं, तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। निश्चित तौर पर क्रिकेट एक बहुत इंटरेस्टिंग लोगों के लिए गेम है, हमारे यूपी के लिए, इंडिया के लिए लोगों को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है खेलना, देखना। तो मिले रिंकू सिंह से, अच्छा लगा, और बहुत पोटेंशियल है उनके अंदर, और निश्चित तौर पर भारत के खेल को ऐसे हमारे नौजवान साथी और आगे ले जाएंगे। वैसी राहुल गांधी या अखिलेश यादव में से कौन सा प्लेयर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? कौन सा प्लेयर, ये तीनों प्लेयर्स में से कौन सा अच्छा प्लेयर है? मुझे तो सबसे अच्छे मास्टर ब्लास्टर अपने मोदी जी और योगी जी लगते हैं, और उनके आगे कोई भी प्लेयर, सारे प्लेयर फीके हैं, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर के आगे सारे लोग फीके हैं। क्या सोचते हैं ओवैसी के बारे में?
सोचना क्या है हमें, हम वैसे लोग ही हमेशा कहते हैं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये उनकी पॉलिटिक्स है, उसके बारे में हम लोग क्या कहें। हम लोग को देखिए हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कि राजनीति के माध्यम से समाज को विकास की तरफ आगे ले जाना। ईमानदारी से समाज ने हमें जिस कुर्सी पे बैठा है, आज मैं मंत्री अगर हूँ तो ये मैं अपनी वजह से नहीं हूँ, मैं समाज के लिए सेवा करने के लिए हूँ। तो ये जो सेवा का भाव है वो हमारे अंदर होना चाहिए। यही वो भी कहते हैं कि हम भी इसीलिए आए हैं। और नहीं, मेरा सवाल ये था कि ओवैसी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने बताया कि हम लोग अपने बारे में ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है। ओवैसी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने बताया वो हैदराबाद अखिलेश यादव में बारे में देखिए कैसे समाजवादी नेता लगते हैं आपको? समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को मतलब विकास से पीछे ढकेलने का काम किया। ये बड़े अफसोस की बात है, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे हम लोग, तब समाजवादी पार्टी का शासनकाल था और किस तरीके से यहाँ पे नौकरियों के नाम पे गरीब छात्रों के साथ की धन उगाही की जाती थी। ये मैंने देखा है कि किस तरीके से नौकरियों की बोली लगती थी इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। और आज ठीक उससे उलट कैपेबल लोग नौकरी में आगे जाएं, इस सोच के साथ हमारी योगी सरकार काम कर रही है। ये बदलाव है। कल तक जब हमारे यहाँ जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था और समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, उससे पहले बसपा का शासनकाल था, तो किस तरीके से यंग टैलेंट का गला घोटा जाता था। जो टैलेंटेड लोग थे, अगर उनके पास जुगाड़ नहीं है, उनके पास नौकरी लेने के लिए पैसे नहीं है, तो वो लोग पिछड़ जाते थे। हमने देखा है, उनके दर्द को महसूस किया है। टैलेंटेड लोगों को पिछड़ते देखा है, कैपेबल लोगों को पिछड़ते देखा है, जो एलिजिबल हैं उनको पिछड़ते देखा है। तो हमने देखा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। तो निश्चित तौर पे ये बड़े अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इस तरह की घटनाएं नौजवानों के साथ हुई। राहुल गांधी की छवि बहुत कह रहे हैं लोग कि बेहतर हुई है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, इनका कोई विज़न, हमारे भारत को आगे ले जाने का कोई स्पेसिफिक विज़न नहीं है। खासतौर पर नौजवानों को कैसे हम कनेक्ट करेंगे मेन स्ट्रीम से, इसका कोई विज़न नहीं है। तो निश्चित तौर पे हमें नहीं लगता कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी अन्य दल के नेता बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो लोग राजनीति पॉलिटिक्स करते हैं। उनका पॉलिटिक्स का एक बड़ा सीमित दायरा है और वो दायरा अपने व्यक्तिगत लाभ तक सीमित है। तो मुझे लगता है कि राजनीति बहुत ब्रॉडर वे में सोचने वाली बहुत बड़ा कैनवस है राजनीति का, और जिसमें समाज की सेवा सर्वोपरि, ये भाव बहुत ज़रूरी है। योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं और मुझे लगता है कि जितनी मेहनत माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, ये बहुत ही मतलब हम नौजवानों को सीखना चाहिए। कि मैंने बहुत करीब से उनके साथ काम किया और देखा कि एक एक चीज़ पे जिस तरीके से उनकी कमांड है और एक एक चीज़ पे जिस तरीके से वो नज़र रखते हैं, बहुत मतलब अच्छी बात है। ये सीखना चाहिए किस तरीके से एक मुख्यमंत्री होने के नाते, इतना बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी छोटी से छोटी जो माइन्यूट चीज़ें हैं उस पर डायरेक्ट मॉनिटरिंग करना, उसको डायरेक्ट देखना कि चीज़ें सही हो रही कि नहीं हो रही, ये एक बहुत अच्छा गुण है जिसमें हम सभी को इस गुण को सीखना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अपने प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। क्या कि बात होती है योगी जी से, मतलब मिलते होंगे तो? देखिए, महाराज जी से तो जब भी मुलाकात हम लोग करते हैं, हम लोग मीटिंग होती है, जो भी होता है, तो समाज के विकास की बात ही उनका प्राइमरी एजेंडा रहता है। जब भी उनका पहला डायलॉग रहता है, कैसा चल रहा है क्षेत्र में, बलिया में क्या चल रहा है, काम करो, मेहनत करो, प्रोत्साहित करना। एक यंग लीडर होने के नाते हमेशा मुझे वो प्रोत्साहित करते हैं, मेरे पीठ थपथपाते हैं, हमेशा मेरे विचारों को और सकारात्मक विचारों को और बल देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। एक बात तो है, जो जैसे पूरे देश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ जी की दमदार छवि है, निश्चित तो सब लोग मानते हैं। लेकिन एक छवि ये भी है कि जैसे आपकी सरकार जो है, मुस्लिम जो त्यौहार होते हैं, जैसे बाराफात होता है, कुछ आप जान रहे होंगे बेहतर, मुझे नहीं जानकारी है, उसके लिए गाइडलाइन बना देती है। अभी हाल ही में गाइडलाइन आई है, लेकिन कावड़ियों पे फूल बरसता है। नहीं, देखिए, मेरा पर्सनली मानना है कि आज की जो हमारी योगी सरकार है, ये हर जाति धर्म मजहब के लोगों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में हर जाति धर्म मजहब के लोग अपने तीज त्यौहार को पूरी स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ और मोहब्बत के साथ मनाते हैं। ये हमारी सरकार की देन है कि आज एक सुरक्षित माहौल में सभी लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। दिल्ली के कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम विरोधी बताते हैं।
वो हमारा एजेंडा नहीं। हमारा एजेंडा ये है कि आम मुसलमान क्या सोचता है। कुछ खास राजनीतिक दल के लोग कुछ खास एजेंडे के साथ कुछ खास बातें करें तो इस पे नोटिस नहीं लेना चाहिए। आम गरीब मुसलमान, नॉर्मल कॉमन मैन ये क्या सोचता है, कॉमन मैन कॉमन मुसलमान क्या सोचता है, मैं आपको बताता हूँ। कॉमन मैन कॉमन मुसलमान ये सोचता है कि आज उसके बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा मिल रही है तो ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से है। आम मुसलमान ये सोचता है कि अगर आज मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है तो ये हमारी मोदी योगी सरकार की वजह से है। आम मुसलमान ये सोचता है कि अगर आज गरीब जो बच्चा मुसलमान जो बच्चा मदरसे में पढ़ता है उसको अच्छी मेन स्ट्रीम की शिक्षा मिल रही है तो ये हमारी मोदी योगी सरकार की वजह से है। आम मुसलमान ये सोचता है कि अगर आज उसको नौकरी में समान अवसर मिल रहे हैं बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के तो ये हमारी योगी सरकार का एजेंडा है। तो निश्चित तौर पे आम मुसलमानों के लिए हमारी योगी सरकार सबका साथ सबका विकास, निश्चित तौर पर इस नारे पर हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन राशन के अलावा कहीं ऐसा दिखता नहीं कि अल्पसंख्यकों को मतलब आगे लाकर प्रमोट किया जा रहा है। क्यों नहीं हो रहा? आप ये बताइए, राशन के अलावा मैं अभी आपको, मेरे पास डेटा भी है कि अगर आयुष्मान कार्ड में आप देखिए 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी मुसलमानों की है तो उससे 5 लाख का निःशुल्क इलाज साल में अगर गरीब मुसलमानों को मिल रहा है तो इसका लाभ मुसलमानों के जीवन में नहीं हो रहा है क्या? राशन के अलावा अगर प्रधानमंत्री आवास आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास में आप देखिए कि 100 में 30% की हिस्सेदारी प्रधानमंत्री आवास में मुसलमानों की है। वो गरीब मुसलमान, एक आम मुसलमान या एक आम भारतीय, इसका सपना होता है कि अपना घर बनाना, पूरा जीवन खपा देता है अपने घर बनाने के लिए। उसके सपने को मोदी और योगी सरकार ने अपना सपना बनाया और उसको जो है आवास दिया। तो क्या ये मुसलमानों के लाभ की बात नहीं हुई क्या? इसके अलावा आप ये देखिए कि 2023 के सिविल सर्विसेज परीक्षा का रिजल्ट देखिए, 51 मुसलमान बच्चों ने यूपीएससी क्लियर किया है। कितने साल बाद ऐसा हुआ? आप पीछे घूम के देखिए। इसका क्रेडिट आप निश्चित तौर पर सरकार की सकारात्मक नीतियों से ही, देखिए इसका क्रेडिट जाना ही चाहिए सरकार को कि सरकार ने एक माहौल बनाया तो उस माहौल से आम मुसलमान बच्चों ने लाभ लिया और मेन स्ट्रीम में आए। 51 बच्चे यूपीएससी में क्लियर किया मुस्लिम बच्चों ने, ये छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। इस पे तारीफ होनी चाहिए हमारी मोदी योगी सरकार की। जब एक आम मुस्लिम परिवार की बच्ची सानिया मिर्जा जब फाइटर पायलट बनती है, उसको मुख्यमंत्री अपने आवास बुला के आधे घंटे उसके साथ बात करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। ये वो चीज़ें जो मुसलमानों की ज़रूरत थी, लेकिन इस मुसलमानों की ज़रूरत को समझा हमारी योगी सरकार ने और उन ज़रूरतों को पूरा करने का काम किया। लेकिन आप ही के मंत्रालय में राजभर जी को मंत्री बना दिया गया, आपको पूरी जिम्मेदारी दी जा सकती थी। देखिए किसको क्या जिम्मेदारी देनी है किसको, आप तो ये भी कह सकते हैं कि इतने यंग उम्र में मंत्री बना दिया गया। आप बताइए, मैं जब मिनिस्टर बना इस बारे में हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि हमारे बलिया से एक यंग मिनिस्टर हैं। तो ये भी तो बड़ी बड़ी उपलब्धि है कि इतने यंग एज पे अगर मुझे मिनिस्टर बनाया गया तो ये सरकार की एक सकारात्मक नीति है कि एक आम परिवार से आने वाले, आप खुद बलिया से हो, आप जानते हो कि मैं एक आम परिवार से आता हूँ। ना मेरे पिताजी कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, ना मेरे पिताजी कोई पॉलिटिकल लीडर थे। मैं एक आम परिवार में जन्मा, बलिया के एक मट्टी में जन्मा। समाज की सेवा करने का मेरे अंदर जोश था, जुनून था, जज्बा था। उस जोश जुनून जज्बे को हमारी सरकार ने अपने हाथ में लिया और मुझे मिनिस्टर ने यंग एज में बनाया। जैसे राजभर जी के अलावा और किसी अल्पसंख्यक को बनाया जा सकता है? अल्पसंख्यक के विकास के लिए हम सब काम कर रहे हैं। माने राजभर जी के नेतृत्व में हम पूरी ईमानदारी से अपने अल्पसंख्यक समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़े समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में। अरे हम लोग तो इतने, जैसे हम लोग का बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है। और राजभर जी का बयान 22 वाले चुनाव में कुछ अलग था। अब क्या देखिए उनका व्यक्तिगत मसला है। तो कहते होंगे अरे ये वाला बयान आपका मजेदार। देखिए हम लोग चर्चा करते हैं विकास पे, चर्चा करते हैं सकारात्मक भाव से कैसे समाज को आगे ले जाना है। और निश्चित तौर पे मोदी और योगी जी के लीडरशिप में हम बहुत ईमानदारी से अपने समाज के हर तबके के विकास के लिए काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रमोट कर रही है सरकार, भाजपा भी प्रमोट कर रही है मुसलमानों को, लेकिन टिकट नहीं देती है सरकार। देखिए इसमें भी मैं कहूँगा कि इसको भी आपको समझना चाहिए कि टिकट देती है, ये कहना गलत है कि टिकट नहीं देती है। 2023 में जब निकाय चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिकाओं में चेयरमैन के 3 दर्जन टिकट मुस्लिम समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने दिए और लगभग 270 सभासद पार्षद के टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दिए। हमारे बलिया में आधा दर्जन मुसलमानों को सभासद के टिकट मिले, जिसमें करीब 2 जीत के भी आए। इसी तरीके से आप देखिए 2 लोकसभा चुनाव में भी एक हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को लोकसभा का टिकट मिला। अभी हरियाणा का चुनाव हो रहा है, वहाँ भी 2 लोगों, जिस हिसाब से जनसंख्या उस हिसाब से टिकट नहीं। देखिए
जनसंख्या और उसकी बात नहीं है। आपने या तमाम लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती, लेकिन मैं बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम किया। हरियाणा का चुनाव हो रहा है, इस हरियाणा के चुनाव में 2 मुसलमानों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को लोकसभा का टिकट मिला। उत्तर प्रदेश से विधान परिषद भेजने की बात आती है तो आज 2 मुसलमान विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते हैं। तो हमेशा तो ऐसा क्यों फैक्टर नहीं बनता, जैसे अगर 20% से ऊपर मुस्लिम समाज है तो उसमें ऐसा टिकट बंटवारे में भी उसको देखा जाए? देखिए, लीडरशिप, राजनीतिक उत्थान ये जरूरी है किसी भी समाज का, और केवल विधानसभा का टिकट देना कोई पैरामीटर नहीं है। आपको मंत्री बनाया गया है तो आप बेहतर काम कर रहे हैं। हम लोग को देख, जैसे आपने हम लोगों ने बताया कि कमेंट में अक्सर दानिश भैया जिंदाबाद वाले कमेंट जो है मुस्लिम कम्युनिटी के रहते हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर और भी लोग रहेंगे तो और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि राजनीतिक उत्थान के लिए जो भी चीज़ आवश्यक होगी मुस्लिम समाज के लिए वो भारतीय जनता पार्टी ज़रूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के 2 सदस्य भेजे, जिसमें एक मैं भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिए 2। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी टिकट दिए। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में 270 टिकट दिए मुस्लिम समाज के लोगों को। तो हमने लगातार राजनीतिक उत्थान के लिए काम किया है। अलग अलग जो निगम, बोर्ड, आयोग हैं उसमें मुस्लिम समाज के लोग लीडरशिप कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के बीच में जाके सरकार की सकारात्मक नीतियों के बारे में बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी मोदी योगी सरकार ने मुसलमानों को कभी वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा। मुसलमानों का ईमानदारी से, देखिए वोट बैंक क्यों बोल रहे हैं, जब मुसलमानों की आपने बात की तो कुछ तथाकथित पार्टियां जो अपने आप को मुसलमानों को का हितैषी बताती हैं, उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने सबसे ज़्यादा, भाजपा हितैषी है मुस्लिमों की? मुझे लगता है कि भाजपा ही हितैषी है मुस्लिमों की। भाजपा हितैषी नहीं, भाजपा ही हितैषी है मुसलमानों की, क्योंकि मुसलमानों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, हर कसौटी पे अगर ईमानदारी से किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी योगी सरकार ने किया है। चुनाव में आपके नेता क्या क्या बयान देते हैं? आप जब मंत्री बने तो बीबीसी से आपने बातचीत की और 80-20 वाले बयान पे आपसे सवाल किया गया, तो आपने कहा कि वो तो सीट को लेकर था कि 80% सीट हमारी। निश्चित तौर पे 80% सीट हमारी है, 20% पे बंटवारा है। तो अभी योगी जी ने अभी हाल ही में बयान दिया, कटेंगे तो बटेंगे। कौन कटेगा, कौन काटेगा? नहीं, देखिए उन्होंने बोला कि हमें बटना नहीं है, समाज में एकजुटता से रहना है। कौन कटेगा और कौन काटेगा? महाराज जी ने बोला कि हमको बट के नहीं रहना है, एकजुट होकर रहना है। ये जो भारत हमारा देश है, ये उत्तर प्रदेश जो हमारा प्रदेश है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मजहब को जोड़ के खूबसूरत बगीचा है। इस बगीचे में हर फूल की अपनी खूबसूरती है। नहीं सर, दो शब्दों का जवाब है सर कि कौन बांट रहा है, कौन बटेगा और कौन काटेगा, कौन है? देखिए, मेरा ये कहना है कि हम आज अपने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, और आज उत्तर प्रदेश में अगर सुरक्षित माहौल है, उत्तर प्रदेश में एक अपराधमुक्त माहौल है, उत्तर प्रदेश में एक भयमुक्त माहौल है, तो इसका लाभ क्या केवल किसी खास वर्ग को मिल रहा है, किसी खास जाति को मिल रहा है? अगर उत्तर प्रदेश में हम रोड बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी ला रहे हैं, तो क्या कोई खास जाति, खास धर्म के लोग उस पर चल रहे हैं? उस पर तो सभी धर्म के लोग चल रहे हैं, उससे तो सभी लोग लाभ ले रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हमने अपराधियों पर नकेल कसी है तो उससे सुरक्षित माहौल उत्तर प्रदेश का हुआ है, जिसमें सभी जाति धर्म के मजहब के लोग रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप गाजियाबाद से लेकर बलिया तक अगर रात में भी आप निकलेंगे तो कहीं भी आपके साथ कोई गलत हरकत नहीं हो सकती है। तो ये माहौल अगर है तो इससे सबको लाभ मिल रहा है, और हमारी योगी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमेशा सबका साथ, सबका विकास के एजेंडे को सर्वोपरि रखा है। कश्मीर में चुनाव चल रहा है, उमर अब्दुल्ला जी को जानते होंगे आप? उन्होंने कहा कि यूपी में मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनके कामों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, रोजाना ये काम हो रहा है। तब उनको उत्तर प्रदेश आए बहुत दिन हो गया, ऐसा लगता है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान, देश का मुसलमान पूरी तरीके से खुशहाल है। देश का प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरी तरीके से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज हमारे मुस्लिम समाज के उद्योग के लिए, कल कारखाने को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के लिए हमने ईमानदारी से काम किया है, और यकीनन अब जाति धर्म मजहब की राजनीति से कुछ लोगों को ऊपर आना चाहिए। हमने बड़ी ईमानदारी से अपने देश को सहेजने के लिए काम किया है, देश के विकास के लिए काम किया है।
देश की उन्नति और समृद्धि के लिए काम किया है और इसमें सबको अपनी सहभागिता देनी चाहिए। कुछ निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए और कुछ वक्ती लाभ के लिए हमें समाज में कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। ये समाज के अंदर जो आज एकता है, विकास का भाव है, ये बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ है और ये यही भाव भारत को आगे ले जाएगा। नहीं तो ऐसा भाव को जोड़े रखने की, बनाए रखने की, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रोज बुलडोजर चल रहा है मुस्लिमों के घरों पे? देखिए, अगर अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और इसका कहीं भी राजनीतिक तरीके से इन तमाम चीज़ों के बारे में इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश को हम एक बेहतर व्यवस्था बना रहे हैं, एक बेहतर प्रदेश बना रहे हैं, तो इसमें सभी को इससे संतुष्ट होना चाहिए और सभी को सकारात्मक चीज़ों का सहयोग करना चाहिए। हेमंत शर्मा से बात होती है आपकी, मुख्यमंत्री जी से? मेरी सभी से बात होती है। उनका भी बयान आया था कि मियाँ मुस्लिमों को कब्जा नहीं करने दूंगा। नहीं, बात किस कॉन्टेक्स्ट में है? देखिए, बात यही है कि हमारी जहाँ भी गवर्नमेंट है, हम ईमानदारी से मुसलमानों के ठोस विकास के लिए काम नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? मतलब आप देखिए, मैं बताता हूँ, बयान आपने सुना होगा। देखिए, मैं बताता हूँ, मुस्लिम समाज आज़ादी के बाद जितना ज़्यादा ठगा मुसलमानों को गया, कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने और जो दूसरी पार्टियां जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताती थी, जितना उन्होंने मुसलमानों को ठगा है और जितना मुसलमानों को गुमराह किया है, ये मुसलमानों के लिए के साथ एक बहुत बड़ा धोखा उन्होंने किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमारे जो इतने भी स्टेट में हमारी गवर्नमेंट है, हर स्टेट में हमारे मोदी जी का जो विज़न है, सबका साथ सबका विकास, उस एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था कि मंगलसूत्र देखिए, मोदी जी ने कहा था कि कौन छीन लेगा? मुस्लिम समाज के एक जो मुस्लिम समाज का नौजवान है, उसके एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान शरीफ होना चाहिए। कुरान शरीफ यानी वो अपनी दीन इस्लाम और जो उसके रिचुअल्स है उसको फॉलो करे, और कंप्यूटर का तात्पर्य है कि आधुनिक शिक्षा और समाज के मुख्य धारा से जुड़े। तो हमें देखिए, बात ये कि हमें मुसलमानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है, उनके अंदर विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है, उनके लिए सकारात्मक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और इन तमाम एजेंडे पे हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। जो युवा पीढ़ी आ रही है राजनीति में, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। मेरा बहुत स्ट्रांगली इसको मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ाई एजुकेशन लेने के बाद अलग अलग प्रोफेशंस में जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, उसी तरीके से हमें देश सेवा के भाव से राजनीति में आनी चाहिए, नौजवानों को खास तौर पे, क्योंकि आज हमारा भारत देश विश्व का सबसे युवा देश कहा जाता है। 60% की जो आबादी है भारत की, लगभग वो हम नौजवानों की है। तो निश्चित तौर पे अगर जिस देश की 60% आबादी नौजवानों की है, तो उस देश के नौजवानों के कंधों पे भी एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और यकीनन उस जिम्मेदारी को हमें पूरा करना है। राजनीति में हमारे नौजवानों को आगे आना चाहिए और राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा के भाव से काम करते हुए अपने समाज को उत्थान की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। आज के नौजवानों को अगर वो राजनीति में आएंगे तो नए थॉट के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए पोटेंशियल के साथ, नए विचारों के साथ आएंगे और निश्चित तौर पे इनके नए विचार, उनके जो इनोवेटिव विचार हैं, वो हमारे राजनीति को भी और हमारे समाज को भी, हमारे देश को भी एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी देने का काम करेंगे और हमारा देश तेज़ी से जो 2047 का जो हमने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस संकल्प की ओर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। भारत के विकास के लिए पूरा प्लानिंग के साथ राजनीति में आना चाहिए, मतलब ये प्लानिंग के साथ साथ हमें जज्बा बहुत ज़रूरी है। राजनीति कोई प्रोफेशन नहीं, राजनीति एक सेवा का काम है और हमें पूरे सेवा भाव के साथ ईमानदारी से राजनीति में आना चाहिए। राजनीति ये एक बहुत बड़ा कैनवस, मैंने एक बहुत ब्रॉडर वे में हमें राजनीति को सोचना चाहिए कि राजनीति में आने के बाद, राजनीति समाज सेवा में आने के बाद आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है और इन जिम्मेदारियों के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। समाज के प्रति आपकी जो अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं पे खड़े उतरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। समाज में के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को समझते हुए पूरी मेहनत, ईमानदारी से काम करना चाहिए। समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे काम जो आपको करने चाहिए। तो ये बहुत सोच विचार के साथ, बहुत पोटेंशियल के साथ, एनर्जी के साथ और पढ़ाई करके राजनीति, ऐसा नहीं कि राजनीति कुछ नहीं करें तो राजनीति करें, बहुत कुछ करना है इसलिए राजनीति करें।
देखिए ये थॉट होना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे इसलिए चलिए राजनीति करते हैं, ये थॉट नहीं होना चाहिए। हमें बहुत कुछ करना है इसीलिए हमें राजनीति करनी है। इस थॉट के साथ आप आएंगे तो निश्चित तौर पे अपने राजनीति के माध्यम से अपने देश को, अपने समाज को आप विकास के पथ पे आगे बढ़ा पाएंगे। आप दिल्ली कब जा रहे हैं, कब मतलब सोचते हैं दिल्ली के लिए? देखिए समाज की सेवा हमारा लक्ष्य है और लखनऊ दिल्ली के रेस में हम नहीं है। हम समाज की सेवा में कैसे हम आगे, सबसे आगे के पंक्ति में समाज की सेवा के लिए रहें, हम इस रेस में हैं। और निश्चित तौर पे नौजवानों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा हम वो ज़रूर करेंगे। जिस तरीके से आप काम करते हैं, जितना बेहतर आपकी चीज़ें दिखती हैं, अगर आप दिल्ली जाते हैं तो वो पूरे देश में दिखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश एक हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। हमें आज अपने वर्तमान की जिम्मेदारियों को समझना है और जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करना है। उत्तर प्रदेश के पास बहुत पोटेंशियल है। आज हमारा सारा फोकस, मेरी सारी एनर्जी उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को और मजबूत करने के लिए है। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की एक अलग खूबसूरती है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग एनर्जी है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग कैलिबर है। उस कैलिबर को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं और हमारा पूरा फोकस, पूरी एनर्जी इन चीज़ों पे है। क्या प्लान है आपका भविष्य को लेकर, अब राजनीतिक तौर पे, या फिर ऐसे कहें कि बलिया को लेकर जो आपके विजन है उसको और बेहतर तरीके से आप कैसे कर पाएंगे? फ्यूचर का प्लान क्या है आपका? देखिए फ्यूचर का प्लान शुरुआत बलिया से करते हैं। नहीं, राजनीतिक तौर पे राजनीतिक तौर पे नहीं, पहले सामाजिक तौर पे बताता हूँ जी। शुरुआत बलिया से करते हैं। बलिया का नौजवान होने के नाते, बलिया का बाशिंदा होने के नाते बलिया के प्रति बहुत हमारी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने बताया कि बलिया में मेडिकल कॉलेज खुले, यूनानी मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो, बलिया में बड़ी बड़ी हम जो अच्छी फैक्ट्रीज को ले आएँ ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को हम जनरेट करें, वहाँ के जो एजुकेशन की क्वालिटी को हम इम्प्रूव करें। वहाँ के जो नौजवान हैं, देखिए मैं एक चीज़ और ज़रूर बताना चाहूँगा कि वहाँ का जो बलिया का नौजवान है उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। हम वो फैसिलिटी जो वो बाहर जाके जो लेना चाहता है वो फैसिलिटीज़ हम बलिया में ही प्रोवाइड कराएं। इन तमाम चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, इस रोड मैप पे काम कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में हम जो हमारे नौजवान बलिया के सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं उनके लिए एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराने जा रहे हैं बलिया में, जिसमें जो हमारे जो साथी जिनके अंदर पोटेंशियल होगा, कैलिबर होगा, अगर वो इस एग्ज़ाम को पास करेंगे तो उनकी सारी जो फीस है वो निःशुल्क कर दी जाएगी और वो सारी फीस जो है वो उनको फीस नहीं देना पड़ेगा। वो अच्छी हायर एजुकेशन लखनऊ में या दिल्ली में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। उसका कॉस्ट हम लोग बियर करेंगे। ऐसे कई बच्चों को हम वहाँ चिन्हित करेंगे। इसके अलावा बलिया के बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी बहुत होती हैं, खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं बलिया में। तो उन बलिया के खिलाड़ियों के अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को बाहर ले आना है। तो हम आने वाले महीनों में एक बहुत बड़े जो है खेल प्रतियोगिता को भी आयोजित कराएंगे बलिया में। उस मंडल में ऐसा देखा जाता है कि मतलब वहाँ पे स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर में है, लेकिन स्पोर्ट कॉलेज के मामले में यूपी मतलब 2 स्पोर्ट कॉलेज है मेरे जानने से। बलिया में भी प्रस्तावित है स्पोर्ट्स कॉलेज, मैं आपको बता दूं। और स्पोर्ट्स कॉलेज के अलावा वहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम जल्द ही जो है हम वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे जो हमारा साथी जो खेल कूद में अच्छा है, जो जिस स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता है उस स्पोर्ट्स में उसको आगे हम हेल्प करें ताकि उस स्पोर्ट्स में आगे जाए। तो स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, रोज़गार हो गया, उद्योग हो गया, हर कसौटी पे बलिया को मजबूत बनाना है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी लड़ाई बहुत लंबी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमने बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया है, बहुत बड़ी कोई पता, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी कोई उपलब्धि कर दी, लेकिन हमने रोड मैप में वो चीज़ें बनाई हैं। बड़ी चीज़ें होने में वक्त लगता है, थोड़ा वक्त हमें लगा, लेकिन अब ये सारी चीज़ें धरातल पे जल्दी दिखने लगेंगी और हमारे बलिया के लोगों को, बलिया के नौजवानों को खासतौर पे बहुत सारे लाभकारी योजनाओं को हम धरातल पे ले आ रहे हैं, जिससे सीधे वो कनेक्ट होकर अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने गोल में वो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकली देखा जाए तो पॉलिटिकली आज एक मिनिस्टर होने के नाते हमारे ऊपर कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, नौजवानों की जिम्मेदारी है। इस तमाम जिम्मेदारियों की गंभीरता को हम समझते हैं और पूरी ईमानदारी और तत्परता से उन तमाम एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे अपने समाज को विकास के पथ पे आगे ले जाने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होगी उन तमाम चीज़ों को हम ज़रूर धरातल पे करेंगे। मैसेज क्या देंगे लोगों को? मैसेज साफ है, स्पष्ट है हमारे बलिया के भाइयों के लिए, तमाम नौजवानों के लिए। ख़ास तौर पे मैं बार बार नौजवान इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद एक नौजवान हूँ, तो मेरी
एक जो स्ट्रांग फीलिंग नौजवानों के साथ बहुत अच्छी कनेक्ट होती है। तो मैं नौजवानों को ज़रूर बोलूँगा कि ये समाज को आगे ले जाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को समझें और हम सब मिलकर सम्मिलित रूप से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत है। मैं ज़रूर अपने साथियों से कहूँगा कि ज़रूर हमसे चर्चा करें। मैं बहुत ओपन हार्टली आपसे ये कहता हूँ कि हम कैसे अपने समाज को, अपने ज़िले को आगे ले जा सकते हैं, इसकी चर्चा होनी चाहिए। क्या क्या कमियाँ हैं, इन कमियों की सार्थक सकारात्मक रूप से चर्चा होनी चाहिए, सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए। देखिए, सकारात्मक आलोचना भी बहुत ज़रूरी है, सार्थक चर्चा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सार्थक चर्चा के साथ अपने समाज को आगे हम सब ले जाएंगे। और मैं पूरी ईमानदारी से अपने जनपद बलिया के सेवा के लिए काम करूंगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। आपने मुझे जिस काबिल बनाया, मैं जो भी आपने जो मुझे शक्ति दी, उस शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपने समाज के उत्थान के लिए जो भी चीज़ आवश्यक होगी हम वो ज़रूर करेंगे। हम सब आपकी सेवा के लिए बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। हमारे जज्बे में बहुत ईमानदारी है। हमारी ईमानदारी को आप पीठ ज़रूर हमारा थपथपाइएगा हमारी ईमानदारी के लिए, और जो भी चीज़ विकास के लिए ज़रूरी होगी हम वो चीज़ ज़रूर करेंगे। सुझाव के लिए आप ओपन हैं? ये पूरी तरह सुझाव के लिए, सकारात्मक आलोचना के लिए, सकारात्मक चर्चा के लिए ज़रूर होनी चाहिए। आपने मुझे, मैं बलिया का नागरिक होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी की सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए कि भाई क्या हमने किया है, क्या करना चाहिए, क्या कमियां हैं अभी और हम क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों पे हम कमज़ोर हैं, किन चीज़ों को और मजबूत करना है, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन सकारात्मक भाव से चर्चा होनी चाहिए। और मैं ये भी आपसे निवेदन करूँगा कि ज़रूर हम बलिया जब आते हैं, हम लोग खुद मिलने जाते हैं या लखनऊ आते हैं या कहीं भी हमारी मुलाकात जब भी हो, जो भी सकारात्मक हो सुझाव हमें ज़रूर देने चाहिए। हम क्या अच्छा कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने जनपद के लिए, प्रदेश के लिए, ये भाव हमारे हमेशा मेरे अंदर है। और मैं ईमानदारी से समाज के लिए, अपने ज़िले के सेवा के लिए काम करूंगा, ऐसा पूरा मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने बहुत के लिए। बहुत और शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई। और अगला जो सेशन होगा, जो इस इंटरव्यू पे जितने सारे कमेंट आएंगे उनको हम विश्लेषण करेंगे उनका, और उसके बाद वो सारे सवाल आपसे फिर से दोबारा पूछे जाएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।